अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 28 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। लेक्चर 27 में हमने सेगमेंटेशन और उसके मुख्तलिफ बेसिस जो हैं वो पढ़ी थी। तो वंस जब हम अपनी मार्केट को मुख्तलिफ वेरिएबल्स की बेस पे मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर हमने ये देखना होता है कि इनमें से हमने किस सेगमेंट को सर्व करना है। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टारगेट मार्केट सिलेक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम टारगेट मार्केट सिलेक्शन के मुख्तलिफ जो तरीके हैं या पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये मैट्रिक्स जो है इसको समझ लें। इसमें आपको M1, M2, M3, M4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इससे मुराद है मुख्तलिफ मार्केट्स। जब हम मार्केट को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उन्हें हम सेगमेंट्स भी कह सकते हैं और मार्केट्स भी कह सकते हैं। ये उसको ज़ाहिर कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे P1, P2, P3 एंड P4 लिखा हुआ है। इससे मुराद है प्रोडक्ट। तो आप के पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, आपके पास मुख्तलिफ मार्केट्स हो सकती हैं। अब आपकी चॉइस होती है कि आप कितनी मार्केट्स को कितनी तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र करें। तो उसमें हमारे पास जो पहला पैटर्न है उसे सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो है वो मार्केट M1 को सिलेक्ट करती है और उसके लिए वो प्रोडक्ट P2 ऑफ़र करती है। यानी एक सेगमेंट सेलेक्ट किया, उसके लिए एक प्रोडक्ट ऑफ़र कर दी। इसकी मिसाल ऐसे है कि स्टाइलो ने जब काम शुरू किया था तो इन्होंने शूज़ बनाने शुरू किए थे सिर्फ लेडीज़ के लिए। तो इनका जो मार्केट सेगमेंट था, टारगेट मार्केट सिलेक्शन थी, वो ख़वातीन थी और जो इनकी प्रोडक्ट थी वो शूज़ थे। इसे आप सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन की एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा जो पैटर्न है उसमें आप देख सकते हैं कि एक कंपनी मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो बना रही है। जैसे आप देखें कि एक कंपनी है वो M1 के लिए प्रोडक्ट P2 बना रही है, M3 के लिए प्रोडक्ट P3 बना रही है और M4 के लिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट P1 बना रही है। ये उस वक्त होता है जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखना चाहे। जैसे एक कंपनी है वो बिजनेसमैन के लिए फॉर एग्जांपल बैग्स बनाती है और वही कंपनी जो है वो लेडीज़ के लिए शूज़ बना रही है और वही कंपनी जो है वो टीनेजर्स के लिए जो है वो कोई स्पोर्ट्स का सामान बना रही है। तो हम कहेंगे कि ये उसकी सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन है। उसने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र की हैं। इसके बाद एक ऑप्शन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की भी हो सकती है कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट पकड़ ले और जितने भी मार्केट सेगमेंट्स हैं सब के लिए वो प्रोडक्ट बनाए। इसमें मिसाल आप लीजिएगा सर्विस शूज़ की, कि वो लेडीज़ के लिए भी शूज़ बना रहे हैं, जेंट्स के लिए भी शूज़ बना रहे हैं, किड्स के लिए भी शूज़ बना रहे हैं, वो स्पोर्ट्स के लिए भी शूज़ बनाते हैं, वो जॉगिंग के लिए भी शूज़ बनाते हैं, वो कैजुअल्स भी बनाते हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट है शूज़, लेकिन हर तरह के मार्केट सेगमेंट के लिए। इसे हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है उसे मार्केट स्पेशलाइजेशन कहा जाता है और इसमें प्रोडक्ट की बजाय एक कंपनी जो है वो किसी एक सेगमेंट को पकड़ती है और उसके लिए हर तरह की प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पे यूनिवर्थ जो है ये जेंट्स को टारगेट करते हैं और ये जेंट्स के लिए शर्ट्स बनाते हैं, उनके लिए गारमेंट्स बनाते हैं, उनके लिए ये टाइज बनाते हैं या और जो दूसरी एसेसरीज हैं वो बनाते हैं। तो एक सेगमेंट इन्होंने लिया और उसके लिए हर तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड मार्केट स्पेशलाइजेशन। फिर एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि एक कंपनी फुल मार्केट कवरेज जो है उसके ऊपर चले, यानी वो हर तरह के मार्केट के लिए हर तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना रही हो। ये उस वक्त होता है जब प्रोडक्ट्स बहुत जेनेरिक हों और उसमें एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो फिर कंपनीज ये वाली ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल समझिएगा। तीन चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी है, टारगेट मार्केट है और बेनिफिट सॉर्ट है। यानी कौन सी प्रोडक्ट है, किस मार्केट के लिए है और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, यानी किस मकसद के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स मार्केट है। कॉर्नफ्लेक्स जो है ये ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं। अब खाने वाले जो लोग हैं वो मुख्तलिफ हैं, उसमें किड्स भी हैं, उसमें यंगस्टर्स भी हैं, उसमें अडल्ट्स भी हैं। अब किड्स जो है वो इसलिए खाएंगे कि ये उनके लिए एक फ़न है
और यंगस्टर्स जो है वो उसको हो सकता है टेस्ट के लिए खा रहे हों, और जो एडल्ट्स हैं वो डाइट के लिए, जो डाइट कॉन्शियस हैं, वो कॉर्नफ्लेक्स जो है वो नाश्ते में ले रहे हों। तो हर टारगेट मार्केट के उसको इस्तेमाल करने की जो रीज़न्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब हम चाहें तो इसमें से तीनों सेगमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम चाहें तो किसी एक सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसकी जो सिलेक्शन की बेस है वो भी हमारे पास मौजूद है। हम कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम उन एडल्ट्स के लिए ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं जो डाइट कॉन्शियस हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम उन किड्स के लिए ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स बना रहे हैं जो फन पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट में। तो हर एक को जब आप सेगमेंट को टारगेट करेंगे तो फिर हर एक की जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी उसके मुताबिक डिज़ाइन होगी, जिसमें उसी मैसेज या थीम को हाईलाइट किया जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है जी। पूरी मार्केट है, और उस मार्केट में अगर हम जेंडर की बेस पे देखें तो मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। तो लेट्स से हमने अपनी प्रोडक्ट या ब्रांड जो भी है उसके लिए फीमेल्स को सिलेक्ट किया है। अब फीमेल्स के बाद इसमें एज ग्रुप्स भी हैं डिफरेंट, जैसे अप टू 15 इयर्स है, फिर 16 टू 25 इयर्स है, 26 टू 35 है, एंड मोर देन 35 है। तो हमने इसमें से जो 26 टू 35 इयर्स वाला एज ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उस ग्रुप को फर्दर डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन इनकम क्लास, और उसमें लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, और अपर क्लास भी है या हायर क्लास भी है। उसमें से हमने हायर क्लास को सिलेक्ट कर लिया, तो अब हमारी ये टारगेट मार्केट बन गई। यानी अगर हम इसे डिफ़ाइन करना चाहें तो बड़ी एक स्पेसिफाइड टारगेट मार्केट है, और वो इस तरह से है कि वो फीमेल्स जिनकी एज 26 टू 35 इयर्स है और वो एक हाई इनकम क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हमारी टारगेट मार्केट है। एक और एग्जांपल आपके सामने है जी। ये चॉकलेट मार्केट है, और उसमें उन्होंने 2 डायमेंशंस की बेस पे इसके मुख्तलिफ जो सेगमेंटेशन है वो की है। एक डायमेंशन है सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ उसका तरीका हो सकता है। कुछ लोग भूख ख़त्म करने के लिए चॉकलेट खाएंगे, तो वहाँ पे हंगर जो है उसकी सेटिस्फेक्शन है। कुछ इसे टेस्ट के लिए खाएंगे, या कुछ मीठा जो है उसके लिए उसके तौर पे इस्तेमाल करेंगे, एक लाइट स्नैकिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है वो उसकी लाइकिंग की वजह से या इंडल्जेंस की वजह से जो है वो इसे खाना पसंद करेंगे, तो ये उनकी सेटिस्फेक्शन है। तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। इसी तरह से जो यूजेज है वो भी 3 तरह का है, इसको बल्कि 4 तरह का है। एक तो ईट नाउ, इसे आप फ़ौरन खा सकते हैं, आपने चॉकलेट ली और उसको खा लिया। दूसरा ये कि आप उसे घर ले जा सकते हैं, आपने चॉकलेट ली है और उसको पॉकेट में रख लिया, आप उसे घर ले जाके खाना चाहेंगे। तीसरा, आप फैमिली के साथ शेयरिंग करना चाहते हैं। जैसे आपको टीवी कमर्शियल्स में भी नज़र आता है कि जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उसमें कुछ मीठा जो है वो दिखाया जाता है कि जी खा रहे हैं और शेयरिंग हो रही है, फैमिली शेयरिंग हो रही है, और आप किसी को एज गिफ्ट भी ये दे सकते हैं। तो अब 4 तरह के इसके यूजेज आ गए। तो रिसर्च में जब हमें पता चला कि इसके मुख्तलिफ तरह के जो सेगमेंट्स हैं वो बनते हैं, और हर सेगमेंट का साइज़ क्या है। जैसे आप देखें कि ईट नाउ और हंगर, इसका कॉम्बिनेशन है 40% लोग इसलिए खाते हैं कि उन्हें भूख लगी और वो फौरी तौर पे भूख मिटाने के लिए चॉकलेट खा लेते हैं। तो ये उसका फंक्शनल बेनिफिट है, यानी वो उस चॉकलेट के या तो इमोशनल बेनिफिट होगा या फंक्शनल बेनिफिट होगा। तो फंक्शनल बेनिफिट है, और 40% जो लोग हैं वो इसलिए खाते हैं। ये एक सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट ये हो सकता है कि लोग खाएंगे तो फ़ौरन, लेकिन वो उसको भूख की बजाय अपनी पसंदीदगी या अपनी जो एक लव है, अफेक्शन है उसकी तरफ, उस वजह से खाएंगे। तो ये इमोशनल नीड है। और 20% जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं वो बता रहे हैं कि 20% लोग ऐसे हैं जो इस वजह से खाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको गिफ्ट देने की वजह से ख़रीदते हैं चॉकलेट को,
और चूँकि उन्होंने गिफ्ट देना है तो वो इसलिए देते हैं कि उन्हें ये चॉकलेट पसंद है, तो वो अपनी पसंद की जो चीज़ है वो दूसरों को भी गिफ्ट करना चाहते हैं। इसको हम प्लैन्ड जो ग्रुप है उसका नाम दे सकते हैं, और ये 10% है। और चौथा जो सेगमेंट इसमें बनता है वो लोग हैं जो कि कुछ लाइट स्नैकिंग पसंद करते हैं और वो उसको घर पे लेके जाते हैं। फौरी तौर पे हो सकता ना खाएं, घर पे ले जाके वो रख लेते हैं और घर में खाते हैं, या बाज़ दफ़ा फैमिली के साथ शेयरिंग हो जाती है, तो इसको लेटर शेयरिंग का नाम दिया गया, और ये ग्रुप जो है वो 30% है। अब हर सेगमेंट के लिए आपकी स्ट्रेटजीज भी अलग अलग होंगी। पहले तो ये देखा जाएगा कि आप इन चारों में से कितने सेगमेंट्स को फॉलो करते हैं, टारगेट करते हैं, और उसके बाद जितने भी सेगमेंट्स को आप देखेंगे तो हर एक के लिए आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अलग होगी, आपकी सेल्स की स्ट्रेटजी अलग होगी। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो आप सेगमेंट की बेस पे बनाते हैं। टारगेट मार्केट सिलेक्शन का एक 3 डायमेंशनल वे भी आपके सामने है। फॉर एग्जांपल जो 3 डायमेंशंस हैं उसमें एक तो सिटी है, मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद, इसके अलावा भी हो सकती हैं ऑप्शंस। दूसरा है इनकम ग्रुप जिसे आप टारगेट कर सकते हैं, वो लो, मिडल और हाई है। और तीसरा बेनिफिट सॉर्ट है कि कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेंगे, क्या क्वालिटी की वजह से, सेफ्टी की वजह से, या स्टेटस की वजह से। तो अब टोटल अगर हम देखें तो इसके 27 डिफरेंट सेगमेंट्स बन सकते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 27 सेगमेंट्स बन सकते हैं। आप उनमें से कितने सेगमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहेंगे ये आपकी अपनी स्ट्रेटेजी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता हूँ। अच्छा जी, इस मिसाल में देखें, आपने मुल्तान में रहने वाले कस्टमर्स जो हैं वो पिक किए हैं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, और वो आपकी प्रोडक्ट इसलिए ख़रीद रहे हैं कि वो सेफ्टी का जो एलिमेंट है वो पसंद करते हैं। तो आपका जो इसमें सिलेक्शन ग्रुप बना, वो लोग जो मुल्तान में रहते हैं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है और वो हमारी प्रोडक्ट को सेफ्टी के एलिमेंट की वजह से ख़रीदते हैं। अगर आप इस जो सेगमेंट है उसको टारगेट करेंगे तो फिर आपकी जो कमर्शियल्स इस टारगेट ग्रुप के लिए बनेंगी वो सेफ्टी ओरिएंटेड होंगी। उसमें सेफ्टी का जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, और उसमें जो लोग दिखाए जाएंगे वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के दिखाए जाएंगे, और उसमें जो एनवायरनमेंट दिखाया जाएगा वो मुल्तान सिटी का एनवायरनमेंट दिखाया जाएगा, या इसकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो मुल्तान के एरिया में की जाएगी। एक और जो कॉम्बिनेशन बन सकता है कि वो कस्टमर्स जो लाहौर में रहते हैं और इनकम ग्रुप जो है उनका वो हाई है, और वो आपकी प्रोडक्ट इसलिए ख़रीद रहे हैं कि ये एक स्टेटस सिंबल है। तो डेफिनेशन बनेगी, वो कस्टमर्स जो लाहौर में रहते हैं जिनका ताल्लुक हाई इनकम ग्रुप के साथ है और वो आपकी प्रोडक्ट स्टेटस की वजह से ख़रीदना चाह रहे हैं। अब जो आपने पिछला ग्रुप सेलेक्ट किया था और ये वाला जो ग्रुप सेलेक्ट किया है, दोनों की करैक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के लिए जो आपकी स्ट्रेटजीज़ होंगी वो भी बिल्कुल डिफरेंट होंगी। जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसका पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक और कॉम्बिनेशन देखें, वो लोग जो फैसलाबाद में रहते हैं और उनका ताल्लुक लो इनकम ग्रुप के साथ है और वो सेफ्टी का जो फीचर है उसको पसंद करते हैं या उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं। अब अगेन ये पहले दोनों ग्रुप्स से भी डिफरेंट है और इसके अपनी एक नीड्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप इनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी इस ग्रुप की करैक्टरिस्टिक्स को देखते हुए बनाएंगे। तो यूँ पता चला कि जब आप डिफरेंट सेगमेंट्स, एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपको फिर हर सेगमेंट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, उस सेगमेंट्स की नीड्स को समझना पड़ता है, और उस सेगमेंट के मुताबिक आपको अपना जो मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन है वो लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर तीनों सेगमेंट्स जो है वो आप देख सकते हैं। तो 27 मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनमें से 3 ये। आप चाहे तो जितने मर्ज़ी उसमें सेगमेंट्स जो है वो बना सकते हैं और जितने चाहे आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि शुरू में चंद सेगमेंट्स जो है उनको सिलेक्ट करें, और चूँकि बाद में बिज़नेस ग्रो करता है तो बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए आप डिफरेंट और जो सेगमेंट्स हैं वो सिलेक्ट करते जाते हैं।
एक और थ्री डायमेंशनल सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केट सिलेक्शन मॉडल जो है वो आपके सामने है। इसमें जो थ्री डायमेंशंस हैं वो देखें कि कस्टमर्स या सेगमेंट्स के ग्रुप्स हैं 5। ये बेस्ड ऑन एज हो सकते हैं, बेस्ड ऑन जेंडर हो सकते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन हो सकते हैं, बेस्ड ऑन इनकम ग्रुप हो सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कई तरह के सेगमेंट्स हैं। फिर आपकी ऑफ़र्स हैं। ऑफ़र से मुराद आपकी प्रोडक्ट्स हैं या ब्रांड्स हैं। तो वो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो आप ऑफ़र कर रहे हैं। और फिर आपके चैनल्स हैं। चैनल से मुराद आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ए, बी और सी। फॉर एग्जांपल आप ए चैनल जो है वो आप कहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचेंगे, और बी जो है उसमें आप कहते हैं कि हमारी सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी, चंद डेजिग्नेटेड स्टोर्स हैं वहाँ से मिलेगी। और जो सी चैनल है वो आप कहते हैं कि ये एक इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम बेचेंगे, हर जगह से आपको मिल जाएगी। तो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, मुख्तलिफ ऑफ़र्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के जो सेगमेंट्स हैं। इनको अगर आप टोटल देखें कि कितने सेगमेंट्स बनेंगे, तो 3 चैनल्स, 4 प्रोडक्ट्स, 5 सेगमेंट बेसिस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इन 60 में से जब ये सेगमेंट्स बन गए तो फिर हम देखेंगे कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सेगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो 2, 4, 5 जितने भी सेगमेंट्स हम उसमें से टारगेट करना चाहें वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको एक छोटा सा केस या एग्जांपल जो है वो बताऊंगा, और इसमें हम देखेंगे कि टारगेट मार्केट सिलेक्शन कैसे की जाती है, और जब बिज़नेस ग्रो करना शुरू होता है तो हमने इसे एक्सपेंड करना है, तो फिर एक्सपेंशन कैसे हम करते हैं बाय यूजिंग एनजॉस मैट्रिक्स। तो देखें, एक कंपनी है, हम सपोज कर लेते हैं एबीसी एक नई कंपनी है, और वो कारपेट्स का बिज़नेस करना चाह रही है, कारपेट्स बनाना चाह रहे हैं। टारगेट मार्केट सिलेक्शन अभी उसने करनी है। उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। तो अगर हम कारपेट्स के हवाले से देखें तो 2 तरह के कारपेट्स होते हैं, एक वो जो आर्टिफिशियल होते हैं, दूसरे जो नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल जो है ये नायलॉन से बनते हैं, और जो नेचुरल हैं ये सिल्क के भी हो सकते हैं या फर के भी हो सकते हैं, दोनों नेचुरल मटेरियल्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो जो आर्टिफिशियल कारपेट्स हैं या नायलन के कारपेट्स हैं, ये नॉन लग्जरी होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, और इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम चाहिए होते हैं। जबकि जो नेचुरल कारपेट्स हैं वो लग्जरी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। अब अगर इस कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है तो ज़्यादा बेहतर है कि ये आर्टिफिशियल कारपेट्स यानी नायलन के कारपेट्स के साथ शुरू करे, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम लगेंगे और कंपनी के पास पहले ये जो बजट है वो लिमिटेड है। तो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो आर्टिफिशियल कारपेट्स हैं जो कि नायलन से बनाए गए। अब इस कंपनी के पास 3 तरह की मार्केट्स हैं जिन्हें ये सर्व कर सकती है, और हर एक की जो सूटेबिलिटी है वो इसके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले तो इंडस्ट्री है, लेकिन ये सूटेबल इसलिए नहीं है कि जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे हैवी मशीन्स जो है वो चलती हैं। तो ऐसी जगहों पे फैक्ट्रीज़ में कंक्रीट के फ्लोर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे ये कारपेट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते, लिहाजा ये सूटेबल नहीं है। तीसरी जो ऑप्शन है वो डोमेस्टिक मार्केट है, यानी घर। अब घरों के हवाले से मार्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके लिए चूँकि बहुत बड़ी मार्केट है तो डिस्ट्रीब्यूशन के रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, जो कि कंपनी के पास हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है कि लिमिटेड है। दूसरी जो मार्केट बन सकती है वो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, और ये रिलेटिवली सबसे बेहतर मार्केट है इस कंपनी के हवाले से। उसकी रीज़न ये है कि एक तो कॉरपोरेट ऑफिसेज में जो कारपेट्स हैं वो बड़े कॉमनली यूज़ होते हैं, और दूसरा ये कि कॉरपोरेट ऑफिसेज की जो मार्केट है वो डोमेस्टिक मार्केट की निस्बत छोटी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए कि जितने हमारे पास लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से कॉर्पोरेट ऑफिसेज ही हमें सूट करेंगे। तो जो डिसीजन हुआ इसमें वो ये था कि एबीसी कंपनी आर्टिफिशियल कारपेट्स यानी नायलन के कारपेट्स बनाएगी फॉर कॉर्पोरेट ऑफिसेज। अब देखें, इस डिसीजन के साथ साथ हमारे पास जो फ्यूचर ग्रोथ ऑप्शंस हैं वो भी मौजूद हैं।
मिसाल के तौर पे यही कंपनी कल को कॉरपोरेट ऑफिसेस के लिए नेचुरल कारपेट्स भी बना सकती है, जो कि लग्जरी थे, एक्सपेंसिव थे, लेकिन अगर बिजनेस एक्सपैंड करेगा, ग्रो करेगा, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। इसी तरह से कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए आर्टिफिशियल कारपेट्स भी बना सकती है और डोमेस्टिक के लिए नेचुरल कारपेट्स भी बना सकती है। फ्यूचर ग्रोथ की ऑप्शंस हैं जो पहले से देखी जाती हैं। अब आप देखें कि अगर हम ये जो बिज़नेस की एक्सपेंशन है फ्यूचर में, उसको एन्ज़ॉफ्स मैट्रिक्स की मदद से समझें, तो एन्ज़ॉफ्स मैट्रिक्स में दो डायमेंशंस हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। और इसी तरह से वर्टिकल साइड पे देखें तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। तो अभी जो कंपनी चल रही है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट के ऊपर चल रही है, यानी आर्टिफिशियल कारपेट्स टू कॉरपोरेट ऑफिसेस। अगर कंपनी जो है वो इसी प्रोडक्ट को कल एक न्यू मार्केट के लिए ऑफर करना चाहे, जब बिजनेस एक्सपैंड होगा, तो आर्टिफिशियल कारपेट्स टू डोमेस्टिक मार्केट। और अगर ये स्ट्रेटेजी बनाती है कि प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, नई प्रोडक्ट आ जाएगी, मार्केट एग्जिस्टिंग रहेगी, तो फिर ये नेचुरल कारपेट्स बना सकती है कॉरपोरेट ऑफिसेस के लिए। और फाइनली अगर ये कंपनी डाइवर्सिफिकेशन पे जाना चाहती है, एक नई मार्केट के लिए नई तरह की प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो फिर ये नेचुरल कारपेट्स बनाएगी डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो आप देखें कि कई तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। कंपनी के पास एक्सपेंशन का एक मॉडल जो है वो आ गया, तो अब ये कंपनी अपने बिजनेस को रन कर सकती है, इसकी प्लानिंग और इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो बना सकती है। थैंक यू वेरी मच।